नमस्कार। जीवन में है बहुत अंधकार और मैं हूँ प्रकाश। तो आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि मैथमेटिक्स को पढ़ते कैसे हैं। जो लोग क्लास 12th में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको स्टार्ट कैसे करना है। जो लोग क्लास 11th में हैं उनके लिए अर्ली स्टार्ट है। उनको ये सीखना है कि जो गलती अभी 12th वाले कर चुके हैं वो गलती अपने को नहीं करना है। जनरली होता यह है कि स्टूडेंट ये समझते हैं कि एग्ज़ाम तो 12th में देना है, जितने भी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन है वो आपके 12th के सिलेबस के ऊपर होती हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि लोग 11th को थोड़ा सा कैजुअली ले लेते हैं कि चलो छुट्टियों में थोड़ा सा लगा देते हैं, थोड़ा सा कुछ और काम कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके कंसेप्ट थोड़े से छूट जाते हैं और ये बाद में आपको परेशान करते हैं। तो खैर उससे डरना नहीं है, उसके सॉल्यूशन के लिए ही हम लोग आज बात करेंगे। तो स्पेशली जो हमारी बातचीत है वो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है, बट 11th वाले भी देखें, क्योंकि वही गलती आप फिर से रिपीट करोगे, वही गलती आप फिर से करोगे तो फिर वही आपके सामने भी वही समस्या रहेगी जो कि 12th वालों के लिए। तो हम लोग एक टॉपिक है मैथ्स में जिसको बोलते हैं कैलकुलस, ठीक। और कैलकुलस एक ऐसी मैथमेटिक्स है जिसको अगर आपने नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। आप आगे कुछ भी करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हो, आप एनडीए में जाना चाहते हो, आप दुनिया का कोई भी काम करना चाहते हो 11th 12th के बेसिस पे जिसमें साइंस है, तो कैलकुलस आपको आना ही चाहिए। और कैलकुलस और बाकी के मैथमेटिक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैलकुलस आप गलती क्या करते लोग कि कैलकुलस लोग डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि आपने डायरेक्ट कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फिर वहाँ से आपको कैलकुलस समझ में नहीं आता। फिर आपको लगता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स का मैं क्या करूँगा, ये इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, ये कंटिन्यूटी क्यों हो रहा है। कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। अभी लोगों ने पूरी दुनिया में एक कार्यक्रम चला कि पूरी दुनिया को वैक्सीनेट किया गया, ठीक है। कोविड-19 के टीके लगे, आपको अभी नहीं लगे होंगे, ठीक, बट जिनको लगा तो उसमें आपने इंजेक्शन देखा, तो इंजेक्शन के थ्रू जो उसके अंदर जो दवा है वो वैक्सीनेशन जब किया जाता है, आपको पता है कि उसमें डी वाई बाई डी एक्स का कितना परफेक्ट यूज़ है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा सा हिल गया ना, रेट ऑफ चेंज, तो तबाही है। आप मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें कैलकुलस कितना वाइडली यूज़ होता है। आपकी जो बाइक है उसके अंदर एक्सेलरेटर होता है, आप यूज़ करते हैं, आपको पता भी नहीं कि आपने कैलकुलस कितना यूज़ किया, कितना अच्छे से यूज़ किया। आपके घर में फ़ैन है, फ़ैन रोटेट कर रहा है, उसमें कंडेंसर लगा हुआ है। अगर कंडेंसर निकाल दो तो फ़ैन में सब कुछ रहेगा, बट क्या है वो देखा होगा ना तिरंगा का डायलॉग। तिरंगा मूवी तुम लोगों ने देखी नहीं होगी, वो हम लोगों के समय हमारे समय में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को तिरंगा दिखाई जाती थी, जिसमें राजकुमार साहब आते हैं और एक परमाणु बम वो इंडिया को बर्बाद करने के लिए प्रलयनाथ गेंडा स्वामी जो है वो लगाया रहता है मिसाइल, और राजकुमार साहब आते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा विजुअल ऐड कर देगा वीडियो में। राजकुमार साहब आते हैं, फ्यूज़ कंडक्टर हमारे पास है। तो वैसे ही सोचो कि फ़ैन में से कंडेंसर निकाल लिया तो उसका रोटेशन बंद हो जाएगा। ये क्या है, पूरा का पूरा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये पूरा का पूरा कैलकुलस है। एक्सपोनेंशियल कर्व आता है आपके पास, मगर खैर वो डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा आगे की क्लासों में। क्लास 12th में जो स्टूडेंट है उनको कैलकुलस पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये। तो आपने देखा होगा कि कैलकुलस में जो पहला चैप्टर है अपना वो है फंक्शन, दूसरा है आपके पास लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, अब मैं बोर्ड और कॉम्पिटिटिव, ठीक है, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों के हिसाब से लिखता हूँ। फंक्शन एंड लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये बोर्ड वाले क्या करते हैं, इसको क्लास 11th के अंदर रख देते हैं। एक तो पहला प्रॉब्लम ये किया है सिलेबस के साथ कि किसी चीज़ को पूरा का पूरा एक जगह पे नहीं रखा है, साबूत नहीं है। मतलब ऐसा है कि तुमको खाना यहाँ खाना है, सोने के लिए मुल्तान जाना है, फिर काम करने के लिए इधर आना है, हाँ, तो सारी चीज़ें अलग अलग करके बिखेर करके रखी हुई हैं। अब आधा इधर पढ़ो, आधा उधर पढ़ो। जब अच्छा इस आधे का एग्ज़ाम तुमको नहीं देना है तो तुम इसको वैल्यू नहीं करते हो,
यार 12th में देख लेंगे यार, क्या दिक्कत है। बफे सिस्टम है, प्लेट लो। प्रॉब्लम यह है कि सब चीज़ों को बिखेर के रखा हुआ है, मगर जो है वो है, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा सोचा है किसी न किसी आइडिया से ही सोचा होगा। उन्होंने ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि नॉलेज ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ज्ञान सब दे दो बट कुछ पता ना चले, मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो आप देखो कि कैलकुलस में ये तो क्लास 11th में आपको पढ़ना है, फिर आप 12th में जब आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, बात करेंगे उसके लिए वन बाय वन। बट देखो कि कैलकुलस एक ऐसी मैथमेटिक्स है, ये स्पिरिचुअल है ये जितना अप्लाइड है उतना ही स्पिरिचुअल है। आप समझो ऐसा कि कैलकुलस आपको ये फ्रीडम देता है कि आप किसी लाइन का एक पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, और दुनिया का कोई भी आदमी एक पॉइंट पे स्लोप नहीं निकाल सकता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फंडे से आप जाएं तो आपको 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये कितना प्रिसाइज है। और कैलकुलस में हमेशा आप देखते होंगे कि जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, डी वाई बाई डी एक्स टेंडिंग टू 0, हाँ, एच टेंडिंग टू 0। अरे दुनिया में हर एक चीज़ 0 को जा रहा, फिर तुम इतना खतरनाक रिजल्ट निकाल के लेके आ रहे हो, कितनी कमाल की बात है। डी वाई बाई डी एक्स, साइन को डिफ्रेंशिएट करो, कॉस आ जाता है, लिमिट क्या उसमें अप्लाई होता है, एक्स टेंडिंग टू 0। बहुत कमाल की बात है ये, बहुत ही कंसेप्चुअल है। तो ये जितना अप्लाइड है उतना ही क्या है, स्पिरिचुअल भी है। आपको उससे जोड़ता है, किससे जोड़ता है, पावर से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है, आप जो भी कहते हैं उनसे जोड़ते, एक सुपर पावर आपके अंदर आती है। आपकी जो थिंकिंग है, आपके अंदर के जो डायमेंशन है वो खुलते हैं, आप एक लॉजिकल इंसान बन सकते हैं। अगर आपने कैलकुलस को समझा तो आपके अंदर लॉजिक डेवलप होगा, आपके अंदर सोच, इमेजिनेशन बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हमारी होती है। अब गलती जो होती है क्या, कि लोग डायरेक्ट इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फंस जाते हैं। अब मैं बताऊं आपको कि अगर किसी बच्चे को फंक्शन पढ़ना है, मैं इस सब्जेक्ट के में जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी आपको बता रहा हूँ, और इससे कैसे निजात पाते हैं, इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, स्टेप क्या होंगे। पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझ लें कि प्रॉब्लम क्या है, फिर सॉल्यूशन के लिए तो हम लोग फाइट मार ही लेंगे और कुछ जुगाड़ भी लगा लेंगे, क्योंकि अपना तो देश क्या है, जुगाड़ पे ही चल रहा है। हम लोग भी कुछ जुगाड़ लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फंक्शन पढ़ना है, तो फंक्शन के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। अब आपने एक मैथ सुना होगा, अलजेब्रा का नाम सुना होगा, फिर आपने ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुना होगा, ठीक। स्टार्टिंग में चलो इसी से बात शुरू करते हैं। अब फंक्शन में, फंक्शन तो कोई स्पेशल होगा नहीं, फंक्शन क्या होगा, या तो अलजेब्रिक होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, लोगरिथमिक होगा, और आपको उस फंक्शन के बारे में पता नहीं है तो तुमको फंक्शन क्या समझ में आएगा। कैलकुलस तो रहने दो, कैलकुलस तो बात की बात है, बहुत दूर में अप्लाई करेंगे हम लोग। पहले तो क्या है कि पहले बेसिक अलजेब्रा तो पता हो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे फंक्शन में हम लोग डोमेन की बात करेंगे तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए अपने को सॉल्व करने आना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को पता होना चाहिए, अपने को इनइक्वालिटी पता होना चाहिए। फिर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा है कि कैलकुलस के मैक्सिमम पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री तो समझो कि इसका दोस्त है, आएगा ही आएगा, आता ही आता है, इनकी दोस्ती एकदम खतरनाक वाली। कैलकुलस जाएँ, ट्रिग्नोमेट्री उसके साथ आएगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूले को कोई वैल्यू करते नहीं हैं। हमें लगता है कि वो यूक्रेन टाइप का है, मान ही जाएगा, नहीं मानेगा तो 3 दिन में मैं दिखा दूंगा उसको, यहाँ से तोप लेके जाऊंगा, हमला करूंगा, वो चल अंदर। बट अब देख रहे हो पूरी दुनिया परेशान है ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं रहा बाबू साहब से, तो समझ रहे हो ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या है कि अब जब आप क्लास 11th में हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जब आपको पढ़ाई जाए तो आप ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा सिंसियरली पढ़े, उसमें फॉर्मूलों को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि पहली बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा, जैसे होता है ना कि पहली बार आदमी की ज़िंदगी में सावन आता है, पहली बार आदमी को इश्क होता है, पहली बार आदमी
स्कूल से कॉलेज में जाता है, पहली बार आदमी हाफ पैंट से फुल पैंट में जाता है, तो उसमें क्या है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या है ना कि परिवर्तन बहुत सारे होंगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में भी गिटार भी बजेंगे, सितार भी बजेंगे, और बाद में क्या होता है तबला बजता है। ठीक है, अभी तो क्या होगा कि 10th का एग्ज़ाम दिया, 11th में आप आए, वो अच्छे मार्क्स आजकल सबके आते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड जैसे सबको आता है, तो अच्छे मार्क्स भी सबको आते हैं, क्योंकि हमारी एक सोच है कि हमें किसी को भी मायूस नहीं करना यार, कोई भी बच्चा छूट न जाए, सुरक्षा चक्र टूट न जाए, तो रिज़ल्ट ख़राब नहीं हो, इसके लिए क्या करना है, मैं सबको खुश करना है। लो मार्क्स लो, ये मार्क्स लेके बाद में करोगे भी क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात को समझो, ये गेम बाद में होगा तो पहले से थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि दौड़ तो है और जो है सो है। ठीक है ना, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से थोड़ी सी पढ़नी चाहिए। जो लोग 12th में, उनको क्या करना चाहिए, रिविज़िट करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। आपको फॉर्मूले थोड़े से याद करने चाहिए, थोड़ा सा साइन कॉस का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके ग्राफ आपको थोड़े से पता होने चाहिए। बस इतना बेसिक, ये 2-3 चीज़ें आपने कर ली, तो बाकी की चीज़ें आपको नहीं भी पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं पता है बहुत ज़्यादा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो कैलकुलस में उससे बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी नहीं होगी। बट हाँ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता होना चाहिए। अब रेडियन आपको पता होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे रेडियन क्या होता है, रेडियन केमिस्ट्री वाला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, रेडियम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, रेडियन पूछ रहा हूँ, एंगल का मेजरमेंट है, वो सब थोड़ा सा देखो, क्योंकि अगर आपने ये स्टार्ट किया तो बेसिक ट्रिगो, ITF ये सब अपने को पता होना चाहिए फंक्शन पढ़ने के लिए। अब फंक्शन में क्या है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डोमेन, दूसरा है रेंज। तो डोमेन के लिए तो चलो फिर भी सही है, बट अब रेंज की बात हम लोग करते हैं। देखो बहुत शैतान नहीं है, रेंज की जब बात होगी ना, रेंज लेगा तुमसे रिवेंज। ठीक है, और एक बार में रेंज अगर कोई आदमी पढ़ रहा है और पहली बार पढ़ रहा है और सिर्फ फंक्शन पढ़ा करके दुनिया का कोई भी आदमी बोले कि मैं पूरा रेंज सिखा दूंगा, तो वो आदमी तुमसे क्या कह रहा है, एक झूठ बोल रहा है, जिस झूठ का नाम है सफ़ेद। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें रेंज के प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को मैक्सिमा, मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनके शरण में जाना होगा। और ये कब आएगा कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन के ख़त्म होने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बहुत सारे पार्ट है। ठीक है, मैक्सिमा, मिनिमा है, कुछ थ्योरम्स है, LMVT है, रोलेस थ्योरम है, मोनोटोनिसिटी है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन है। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट उसके अंदर घुस जाते हैं। तो वो कंसेप्ट आपको कब क्लियर होगा, जब आप यहाँ होगे। अच्छा, चैप्टर कौन सा है, पहला। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, लास्ट से। अब उसके बाद थोड़ी सी बात मैं अपनी और आगे बढ़ाता हूँ। ये जो एग्ज़ाम है एक, जिसको बोलते जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके साथ आई और टी लगा हुआ है, हर एक ट्यूशन कोचिंग जाने वाला बच्चा, हर एक 11th का बच्चा, उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि बस यही टुनटुना बजाते रहता है। ठीक है ना, हाँ, JEE। ठीक है, JEE। अब दिक्कत ये है कि लोग कह देते हैं कि हो जाता है, बट ये गेम समझो, बोर्ड और JEE में फ़र्क है। बोर्ड मैंने क्या बोला, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सबको मिल जाता है, जिसको ज़रूरत नहीं उसको भी मिल जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको मिलेंगी, जो आपको देश देगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप देश को दोगे। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो सिलेक्शन के लिए नहीं है, वो रिजेक्शन के लिए। पहली बात तो खोपड़ी में ये डालो। तो वहाँ जो वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जो कि आपके बोर्ड में नहीं है। जैसे किसी भी बोर्ड में आप भारत के चले जाओ, न्यूटन लेबनीज़ फार्मूला नहीं पढ़ाया जाता। बहुत सिंपल सा छटाक सा फार्मूला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उस पर IIT वाले हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, बट किसी बोर्ड में नहीं है। क्यों नहीं है, ये प्रश्न हो सकता है। शायद सामने वाले कोई और डर हो कि अगर बोर्ड में पढ़ा दिया तो कहीं ये उधर चला जाएगा, तो खैर वो अलग बात। इसी तरह से कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, जैसे कि वो फंक्शन का क्वेश्चन पूछेंगे, मैं IIT वालों के लिए बात कर रहा हूँ, उसमें क्या है कि उसमें वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लगा देंगे, कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन भी लगा देंगे। अब देखो चल रहा है इधर से, क्वेश्चन फ्रेम होगा इधर से, ठीक है,
और वो आपकी परेशानी को बढ़ाता चला जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग आए लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। अब मैंने बोला कि लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस क्या है ना कि एक तो पूरा का पूरा एक सुर है, ठीक है ना, जैसे सारे गा मा पा चलता है। या फिर ऐसा समझो कि कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, आप शर्लक होम्स देख रहे हो और आपने मूवी को भगा भगा के देखा, उसके अलग अलग पार्ट हैं, तो कोई पार्ट कहीं से देख लिया, कोई सीन कहीं से देख लिया, तुम देख तो रहे हो बट तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट होता है, अब वहाँ से होता क्या है कि बच्चों का इंटरेस्ट ख़राब होता चला जाता है, उनको समझ में नहीं आने लगता, वो चिढ़ने लगते, और टीचर को पता नहीं क्या क्या, समझ रहे हो ना। अभी मैं एक देख रहा था वीडियो, उसमें बोला एक टीचर ने पूछा कि क्वार्टर कितने का होता है, सामने वाला बोलता है 60। तो अभी क्या है ना कि वो दूसरे फेज में था, वो दूसरे क्वार्टर के बारे में सोच रहा था, ठीक है। तो इस तरह की बातें भी हो जाती है। इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन गैप है और सब्जेक्ट को समझना कैसे है, इसका गैप है, तो हम लोग इससे थोड़ा सा बच के चलेंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, ये क्लास 11th में आपको पढ़ना है। बच्चा इस पर ज़्यादा फोकस करता नहीं, छोड़ देता। और आपने यकीन मानो आप कि आपने अगर इनको छोड़ दिया तो इसके बाद की जो चीज़ें हैं, डिफ्रेंशिएशन आपको कोई आदमी बोर्ड तक समझा देगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं करा सकता, ये मैं लिख के देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोर्ड तक करा देगा, जेई का तो कोई आदमी आपको, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप सीईटी की भी बात करो ना, उसके लिए भी आपको समझा नहीं सकता है। आप ट्रिपल आईटी की बात करो, आप कोई भी इंजीनियरिंग के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी आप जानते हो, उनमें आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो इनको समझना कैसे, पहली बात तो ये कि हम लोग कैलकुलस को पढ़ें कैसे। और फिर उसके बाद आपका इंटीग्रेशन आएगा। अब इंटीग्रेशन का क्या है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, उल्टा है, उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अब साइन का डेरिवेटिव अगर कॉस है तो कॉस को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या है, रिवर्स में अपने को मिलेगा, साइन मिलेगा। प्लस माइनस साइन पे भी मैं नहीं जाता हूँ, एग्जैक्ट फॉर्मूले में नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको सब्जेक्ट की फीलिंग बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको क्या करना होगा। थोड़ा सा फिर क्या है कि अपने इमेजिनेशन को सही रखना होगा, चीज़ों को समझना, ठीक है। अभी जैसे मैं बताऊं कि अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन चल रहा है और सामने वाले ने उधर क्या किया, मॉड अप्लाई कर दिया। अब तुम कहाँ चले गए, पढ़ क्या रहे हो तुम, कैलकुलस पढ़ रहे हैं आप, और कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गए इधर, ठीक। अब आप देखो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे, लॉग फंक्शन का आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एरिया आप पढ़ेंगे। अब मैं एक ही फंक्शन ले रहा हूँ, लॉग एक्स, ठीक है। इसी का क्या है कि इसी का डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं हम लोग। अपने पास टॉपिक है, बोर्ड में टॉपिक है अपने पास, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर इंटीग्रेशन भी अपन पढ़ेंगे इसका। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया भी पढ़ लेंगे। लगे हाथ में लॉग एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ करता हूँ। लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दिस इज़ 1,0। अब इसमें वो एरिया भी पूछ लेंगे। अच्छा, सामने वाले का मूड और ख़राब है, घर से लड़के आया है, हाँ, सुन के आया है बेचारा कुछ। अब टीचरों का होता प्रॉब्लम क्या ना कि मान लो कि घर में नहीं बोल पाया, ठीक और वो क्लास में पहुंचा, अब उसका मूड है ख़राब, वो बोलेगा चल ले, अब इसमें मोड़ लगा दिया, ठीक है। अब तुम उसको जितना परेशान करोगे वो उतना आपको परेशान करेगा। और मैथ्स का क्या है ना कि मैथ्स के टीचर जो ऐसे भी रहते हैं ना, उनका जनरली बीपी जो होता है ना वो हाई हो जाता है, ठीक है ना। बीपी ब्लड प्रेशर आप बोल सकते हो, बाहरी प्रेशर रहता है तो हाई हो जाता है। तो दूसरा क्या है कि मैं उन चीज़ों से भी आपको बचाऊंगा। मैं अपना बीपी भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि मेरी अब वो उम्र भी नहीं है कि अब मेरी हार्ट बीट ज़्यादा बढ़े तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो अब मैं ये चाहूँगा कि मेरा भी बीपी ना बढ़े और तुम्हारा जो बीपी है वो भी संतुलित रहे। तो हम लोग चीज़ों को जो सीखेंगे वो नॉर्मल हंसते हंसाते हुए सीखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। और मुझे भी ये लगता है कि आप डरा के सर्कस का शेर तैयार कर सकते हो, जंगल का शेर डरा के नहीं बनता, उसको तो फ्री छोड़ना पड़ता है, उसको तो साथ में शिकार करना सिखाना होता है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं स्पून फीडिंग आपको करूँगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि चिड़ियाघर में आपने शेर को देखा होगा, उस पर बच्चे भी क्या है मूंगफली फेंक के मारते हैं, ये और बात। खुले मैदान में जिस दिन तुम्हारा शेर का सामना होगा ना,
उस दिन तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये खुला शेर है। तो इसके साथ इसकी सवारी करने के लिए आपकी जो मानसिकता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपका जो दिमाग होना चाहिए वो खुला होना चाहिए। पढ़ने से भागना नहीं है। और हाँ, फंडामेंटल आपका जितना स्ट्रांग होगा चीज़ें उतनी आसान होती चली जाएंगी। और जितना आप सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ते हैं, देखो आपने वेक्टर पढ़ा, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कैलकुलस नहीं आता है, अलजेब्रा नहीं आता है, काम चल जाएगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, आपको अलजेब्रा नहीं आता है, काम चल जाएगा। आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, कैलकुलस नहीं आता है, काम चल जाएगा। बट कैलकुलस का प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि कैलकुलस क्या है ना, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है मैथ्स की दुनिया में। ये सबसे नया मैथ्स का ब्रांच हम लोग बोल सकते हैं। अब ये तुम ये ज़रूर बोल सकते हो कि क्यों है, बट क्या है कि जो है सो है। न्यूटन भाई साहब, आपने नाम जानते ही होंगे न्यूटन का। न्यूटन ने बहुत चीज़ें दी दुनिया को, लॉ ऑफ मोशन दिया। क्यों दिया? उसके कारण बहुत लोगों को लूज मोशन हो जाता है। फिर ग्रेविटेशन दिया। लोग यूं कहते हैं अच्छी खासी दुनिया चल रही थी, क्यों दिया? बट क्या है कि आज के टाइम पे जो आप फ्लाइट पे बैठ के घूम रहे हो ना पूरी दुनिया में, शहर सपाटे मार रहे हो और पबजी खेल रहे हो, इंस्टा पे मूवी डाल रहे हो, बहुत तरह के जो आप काम कर रहे हो, अगर न्यूटन ने ऐसा नहीं सोचा होता आज से 500-600 साल पहले, तो हम लोग आज भी क्या कर रहे होते, बस वही कंचे ही खेल रहे होते। तो टेक्नोलॉजी की कुछ ना कुछ तो कीमत है। तो उसके बाद न्यूटन के दिल में ये ख्याल आया, बच्चन साहब वाला, कि कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। तो अभी अपने को एरिया अंडर कर्व, जैसे कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी ज्योमेट्री फिक्स है, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, इनके एरियाज़ के बारे में तो हमें पता था, बट हमें कर्व के एरिया के बारे में नहीं पता। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करूं कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये बच्चे को पता है कि दिस इज़ पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन ये है कि ये आया कैसे होगा। तो जो कैलकुलस, अच्छा कैलकुलस में अब ये भी समझो कि कैलकुलस की जो डिस्कवरी है ना वो रिवर्स वे में चली है। मतलब एरिया अंडर कर्व, एरिया का जो कंसेप्ट है कैलकुलस में वो क्या है, अभी के सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखो तो लास्ट में आप पढ़ते हो। बट जब सोचना चालू किया सामने वाले ने तो क्या किया कि एरिया के कंसेप्ट से सोचना चालू किया कि कोई फिगर है, कोई अजीब सा फिगर है, कोई कर्व है, उसमें एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो फिर उसको थोड़ा सा फिगर को सही करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, हम लोग करते हैं ना, चीज़ों को खूबसूरत बनाते हैं। आपको किसी लकड़ी से अगर मान लो कि कोई एक बढ़िया कोई गुलदस्ता बनाना है या फिर कुछ भी डिज़ाइन बनाना है, तो क्या करते हो आप, उसमें से काट छाट करते हो ना, खूबसूरत बनाते हो उसको। तो न्यूटन भाई साहब ने सोचा, फिर क्या हुआ कि टेंजेंट का कंसेप्ट आया कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा। तो एक पॉइंट पे एक सिंगल टेंजेंट ही ड्रॉ हो, तो वहाँ से डिफरेंशियलिटी का कंसेप्ट सामने आता है। फिर धीरे धीरे करके कैलकुलस रिवर्स वे में डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो न्यूटन को ये ख्याल आया, तो एक तो इसके लिए जो फेमस जो आदमी है जिनके नाम पे ये क्रेडिट जाता है वो न्यूटन को बोलते हैं। बट जो अच्छे मैथमेटिशियन है, जो मैथ को थोड़ी सी इज्जत करते हैं, वो एक दूसरे आदमी का भी नाम लेते हैं। कभी कभी होता क्या है ना कि कोई आदमी अगर बहुत बड़ा स्टार हो तो उसके सामने छोटे लोग थोड़े से दब जाते हैं, भले वो टैलेंटेड बहुत होते हैं। अब इंडियन क्रिकेट टीम में ही ले लो, नो डाउट सचिन तेंदुलकर बहुत ही अच्छे प्लेयर है, भारत रत्न भी है। मगर बहुत सारे मैच ऐसे हुए हैं ना जिसमें राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। प्रेशर के सिचुएशन में बहुत अच्छा खेला इन्होंने और बाद में इनको रिकग्निशन मिला। बट क्या है कि उस समय में क्या है कि अब शाहरुख खान कहीं पे आ गया तो क्या है, वही चल रहा है, शाहरुख खान नहीं चल रहा। बाकी लोग, अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो, अगर आप फ़ैन नहीं हैं तो आप उसकी जगह पे उस हीरो को मान लें कि जो जिसके आप फ़ैन हैं। सलमान खान को मान लें आप, अक्षय कुमार को मान लें, अजय देवगन को मान लें। वैसे ये तीनों आजकल जो है वो बिमल बेच रहे हैं, बहुत ही हो रहा है। पैसा यार, पैसा बहुत ख़राब चीज़, ठीक ना। तो कोई कुछ भी बेच देता है, लोगों को अपना अकल लगाना चाहिए, ठीक। तो एक दूसरा मैथमेटिशियन हुए न्यूटन और उनका नाम है लेबनीज़। तो
तो लेमनीज भाई साहब जो थे इनका भी उतना ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन माना जाए कि जितना न्यूटन का डिस्ट्रीब्यूशन है उतना उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कैलकुलस को आप जब भी पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले आप 2-3 काम करें। मेरी राय ये है कि फंक्शन को आप स्टार्टिंग में नहीं पढ़ें। बोर्ड लेवल का थोड़ा बहुत अगर झाड़ू लगाना चाहते हो तो कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ें। उसके बाद अगर आप क्लास 12th में अगर आप पहुंच गए हैं तो आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना चाहिए लिमिट कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का जो फंडा है, क्योंकि आप पूरा का पूरा चैप्टर जो आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12th में, उससे अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप निकाल लो, उससे पहले आपकी खोपड़ी में ये तो आना चाहिए ना कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये तो पता होना चाहिए ना कि ऐसी बस आंख बंद किया डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फॉर्मूले पता है कहीं भी लगा दूंगा। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई तो थोड़ा सा आप रिविज़िट करें और इन चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद आप सबसे पहले जाएं ट्रिग्नोमेट्री की शरण में, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा √10x, cos√x, ये सब तो मैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फंक्शन बोल रहा हूँ, अजीब अजीब टाइप के फंक्शन आएंगे, इन्वर्स वाले फंक्शन आएंगे। तो आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होना, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, sin ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसके फॉर्मूले sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, रिलेशन क्या होता है, ओके, बेसिक जो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो सबको पता होता है। मैं जिससे सब्जी भाजी लेने जाता हूँ उसको भी पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। ये बहुत कमाल की बात नहीं है। क्वेश्चन में किस 1 की जगह पे आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 लिख लेना है ना, ये है चमत्कार और ये है मैजिक। और मैथ क्या है ना, एक मैजिक की तरह, एक सुर की तरह, ठीक है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं ना, जुगाड़ लगा लेते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं, ठीक है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं, आधे घंटे में देख लो ये हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। ऐसे ऐसे चीज़ों को भी आपने देखा ही होगा। अब देखो, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये कोई पुल है तो पुल पार करने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपने नदी पार कर लिया। ये लाइफ में ध्यान रखना कि पुल पार करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने नदी को पार कर लिया। ज़िंदगी में हम वही गलती करते हैं और बार बार करते हैं। हमें लगता है कि कोई मिल जाए, कोई हाथ पकड़ ले, कोई पुल बना दे, कोई शॉर्टकट बना दे। शॉर्टकट बात की चीज़ है, पहले बातों को समझो। जब तक आप अपनी परेशानी से नहीं गुजरते हो, जब तक आप कोई काम खुद नहीं करते हो, तो आपके सीखने का एहसास नहीं हो। लर्निंग एक अलग चीज़ है। लर्निंग एक प्रोसेस है जो आपको सीखना पड़ेगा चीज़ों को। आपको कोई आदमी ज़बरदस्ती ऐसा बोला ना कि मैं सिखा दूंगा, वो तुम्हारे अंदर का जो डर है ना, उसको सांत्वना दे रहा है। तुमको वो आदमी अच्छा लगेगा सुन के। जो आदमी अच्छी अच्छी बातें करता है ना वो अपने को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो बुराई नहीं कर रहा है ना। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, प्लेन सच्चाई, कोरी सच्चाई। सीखना तो आप ही को होगा, मेहनत तो आप ही को करना होगा। शॉर्टकट बाद में आप खुद क्रिएट कर लोगे। स्टार्टिंग में अगर आपने शॉर्टकट क्रिएट किया तो देखो 2 मिनट में आपको मैगी ही मिल सकता है खाने को, बिरयानी नहीं मिल सकता है, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो। तो ज़िंदगी में आपका जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल नहीं बोलेंगे उसको, एक तो ये वर्ड बहुत ख़राब है ना, स्ट्रगल ऐसा कोई वर्ड नहीं। जो आपकी जर्नी है, उस जर्नी को आप कितना इंजॉय करते हो। यहाँ से आप कहीं जा रहे हो तो रास्ते को आप कितना इंजॉय करो, उस इवेंट को आप कितना अपने लिए यूज़फुल बनाते हो, तो आपको मज़ा आएगा। अब आपको यहाँ से कहीं जाना है, तुम घर से निकल रहे, बैग कहाँ भेज दिया, क्या है नहीं है, इस तरह के सोच के साथ निकलो, तुमको पूरे रास्ते मन नहीं लगेगा। बुरा भला आप किसी ट्रिप के लिए निकलते हो, सोच के निकलते हो, अरे मज़ा आएगा, कुछ देखूंगा, भले तुम वही सूखे पहाड़ ही देख रहे हो, ऐसी नदियाँ देख रहे हो जिसमें पानी नहीं है, बट तुमको मज़ा आएगा, क्योंकि देखने का नज़रिया चेंज होता है। तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो अपनी जो आपका जो देखने का दृष्टिकोण है,
आप उसको देखिए कि मैं किस तरह से देखता हूँ। क्या मैं क्लास में जब बैठता हूँ या क्लास जब मैं जाता हूँ तो क्या मैं एंजॉय करता हूँ। कम्युनिकेट करिए उन लोगों के साथ जो लोग आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और कैलकुलस को एक सुर में आप पढ़िए और फिर आप देखेंगे कि आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये एक मैंने कैलकुलस को यहाँ पे फोकस में रखा था। मेन जो मोटिव था मेरा वो आपको ये समझाना है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही होगा। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो नो डाउट 1 साल के अंदर भी आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो सकती है कि आप आराम से कोई भी बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इवन IIT का एग्जामिनेशन आप आराम से क्रैक कर सकते हैं अगर आपने सही डायरेक्शन में काम किया तो। जो 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरा का पूरा टाइम है, वो अपनी प्रिपरेशन अभी से अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी समय थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए फिर इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।